दोस्तों नमस्कार। यदि आप सत्ता से सवाल पूछते हैं, यदि आप सत्ता के शीर्ष पर काबिज लोगों की आलोचना करते हैं, तो इसकी कीमत आप किस रूप में चुकाते हैं? यदि आप एक पत्रकार हैं तो संभव है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यदि आप एक लेखक हैं तो आपकी किताबों को बैन कर दिया जाएगा और आपके माथे पर अर्बन नक्सल और एंटी नेशनल का स्टिकर चस्पा दिया जाएगा। यदि आप एक एक्टिविस्ट हैं तो आपको चाइनीज एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट बताकर जेल में ठूस दिया जाएगा। यदि आप एक छात्र हैं तो आपको टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना बताकर आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। और यदि इन सब के बावजूद आप खामोश नहीं हुए तो संभव है कि आपको गौरी लंकेश, राकेश प्रताप और मुकेश चंद्राकर की तरह मौत की घाट उतार दिया जाएगा। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीते महीने साहित्यिक और सियासी गलियारों में एक नाम की खूब चर्चा हुई, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की किताब आज़ादी को कश्मीर के गृह विभाग ने कश्मीर में ये कहते हुए बैन कर दिया कि यह किताब आतंकवादियों का महिमा मंडन करती है, फॉल्स नैरेटिव को बढ़ावा देती है और युवाओं को गुमराह करती है। आज़ादी के अलावा और भी 24 किताबों को इसी तर्क के साथ बैन किया गया। आज का यह वीडियो रॉय की आज़ादी के ऊपर केंद्रित है, जहां हम जानेंगे कि इसके भीतर ऐसा क्या है जिसे कश्मीर में बैन कर दिया गया है। अरुंधति रॉय की आज़ादी 2018 से 2020 तक की उनकी लेखों का संग्रह है। इन लेखों में रॉय मोदी सरकार की नीतियों को आलोचनात्मक दृष्टि से परखने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सत्ता से सवाल पूछना फॉल्स नैरेटिव को बढ़ावा देना है? क्या सत्ता के शीर्ष पर काबिज लोगों की आलोचना करना आतंकवाद का महिमा मंडन करना है? रॉय अपनी लेख द साइलेंस इज द लाउडेस्ट साउंड में आर्टिकल 370 के हटाए जाने की निंदा करते हुए लिखती हैं कि यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का उल्लंघन है, जिसके तहत कश्मीर को भारत में मिलाया गया था। इसका असर आर्टिकल 35A पर भी देखने को मिला, जिसके तहत कश्मीर के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। दरअसल 6 अगस्त 2019 को मोदी सरकार जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आई, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर इसे 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। इस एक्ट को पार्लियामेंट में जिस गर्मजोशी से पारित किया गया उसका जिक्र करते हुए रॉय लिखती हैं, पार्लियामेंट में इस एक्ट का स्वागत डेस्क थपथपा कर किया गया। यह ऐसा था जैसे मानो उपनिवेशवाद की गंध हवा में घुल गई हो। शासक इस बात को लेकर खुश था कि अंततः उसने एक और अड़ियल कॉलोनी पर विजय पा लिया है। आर्टिकल 370 को जिस अमानवीय तरीके से हटाया गया उस पर रॉय सवाल खड़ा करते हुए लिखती हैं, 4 अगस्त की रात जम्मू कश्मीर में पुलिस का पहरा बिठा दिया गया, लाखों लोगों को घरों में कैद कर दिया गया, उनके इंटरनेट कनेक्शन काट दिए गए और तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक सरकार कितनी आसानी से एक पूरे प्रदेश की जनता को पूरी दुनिया से काट देती है, यह एक बहुत भयानक कल की ओर इशारा कर रहा है। कश्मीर मुद्दे को लेकर इंटरनेट पर महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बातें भी लिखी गई। रॉय मनोहर लाल खट्टर को कोट करते हुए लिखती हैं, हमारे मंत्री धनकर जी अक्सर कहा करते थे कि हमें बिहार से अपनी बहुएं लानी होंगी, लेकिन जब से 370 हटा है तो अब लोगों का ये कहना है कि अब कश्मीर से भी हम लड़कियां मंगा सकते हैं। साल 1987 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराया गया। इस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। 1987 के चुनाव में काफ़ी धांधली हुई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का माहौल खराब होता चला गया। साल 1990 आते आते माहौल इतना बिगड़ गया कि कश्मीरी पंडितों को अब कश्मीर छोड़ना पड़ा। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 1990 के अंत तक 25,000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। 500 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों ने अपनी जान भी गंवा दी।
अरुंधति रॉय लिखती हैं कि इस घटना को 30 साल गुजर गए, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई किसी भी सरकार ने कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सबने बस कश्मीर मुद्दों पर लोगों की सेंटिमेंट भड़काकर अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकी है। 8 अगस्त को नरेंद्र मोदी भारत की जनता से टीवी के जरिए मुखातिब होते हैं और वह दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन वह ये नहीं बताते हैं कि कश्मीरियों को घरों के अंदर क्यों कैद किया गया है, उनकी संवाद के सभी साधनों को क्यों ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि मोदी टीवी पर लच्छेदार भाषण दे रहे थे। और वह नहीं बताते कि क्यों इतना बड़ा फैसला कश्मीरियों से पूछे बिना लिया गया है। 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए यह कह रहे थे कि अंततः भारत वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की लक्ष्य को हासिल कर लिया है, तब कश्मीर के लगभग 7 मिलियन लोग अपने अपने घरों में कैद थे। मोदी सरकार ने इस देश के इंटेलेक्चुअल्स पर भी अपनी कब्जा जमाने की पूरी कोशिश की है। इस सिलसिले को समझाते हुए रॉय राम माधव की एक लेख का जिक्र करती हैं, जिसे माधव ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था। राम माधव आरएसएस के स्पोक्सपर्सन और भाजपा के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। माधव लिखते हैं, इस देश की सूडो सेक्युलर और लिबरल लोगों को, जिनका देश के बौद्धिक और नीतिगत संस्थानों पर असमान प्रभाव और नियंत्रण है, उनको देश के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य से हटा दिया जाना चाहिए। मैं यहाँ रॉय की एक और लेख का जिक्र करना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है इंटीमेशन ऑफ एन एंडिंग, द राइज एंड द राइज ऑफ हिंदू नेशन। रॉय लिखती हैं, एक वक्त था जब विरोध भारत की पहचान हुआ करता था, लेकिन आज शायद ही हमें सोशल और इन्वायरमेंटल जस्टिस के नाम पर कोई विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। रॉय आगे लिखती हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया का एक घटिया और खतरनाक राष्ट्र है, लेकिन यह दुखद है कि हमने कैसी राष्ट्र की कल्पना की थी और आज हमारा राष्ट्र कैसा बन चुका है। रॉय आरएसएस का जिक्र करते हुए लिखती हैं, आरएसएस की स्थापना साल 1925 में की गई। आरएसएस के संस्थापकों के ऊपर जर्मन और इटालियन फासिज्म का प्रभाव रहा है। उन लोगों के लिए इस देश के मुसलमानों की उतनी ही अहमियत है जितनी जर्मनी में ज्यूज की। आज आरएसएस भले ही इस बात को नकारती हो, लेकिन बीजेपी राजनेताओं के स्लोगन्स में अक्सर मुसलमानों को गद्दार और बाहरी बताया जाता है। साल 2019 में मोहन भागवत के द्वारा यह कहना कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, यह आरएसएस की मुस्लिम विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इस तरह के विचार हर उस चीज के लिए एसिड के समान है जो खूबसूरत है। मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी भी आरएसएस के सदस्य रह चुके हैं। उनका राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है साल 2001 में, जब अक्टूबर में केशुभाई पटेल को हटाकर उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उस वक्त मोदी विधायक भी नहीं थे। इनके मुख्यमंत्री बनने के 5 महीने के भीतर ही गुजरात में दंगा होता है, जहां 2500 से ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं। मरने वालों में लगभग सभी लोग मुसलमान थे। गुजरात दंगे के ठीक बाद चुनाव का ऐलान किया जाता है और मोदी को जीत मिलती है। गुजरात दंगा एक बड़ा कारण रहा उनके जीत के पीछे। इसके बाद मोदी को हृदय हिंदू सम्राट के रूप में देखा जाने लगा। साल 2014 में जब मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो सभी वर्ग के लोगों ने उनका स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा भी उन्हें आशा और प्रगति का प्रतीक बताया गया। लेकिन समय बीतने के साथ ही इन भविष्यवाणियों को मोदी ने गलत साबित कर दिया। साल 2016 में मोदी फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ही नोटबंदी लागू करते हैं। नोटबंदी लागू करते वक्त मोदी ने कहा था कि यह करप्शन और टेरर फंडिंग के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है। नोटबंदी का यह फैसला डिजास्ट्रस साबित हुआ। रातों रात नौकरियां गायब हो गईं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ठप पड़ गई, लघु उद्योग बंद हो गए। ज़्यादातर अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत थे कि नोटबंदी और उसके तुरंत बाद मोदी द्वारा घोषित जीएसटी तेज रफ्तार कार के टायरों पर गोली चलाने जैसा था। सरकार ने भी यह माना कि साल 2019 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 45 सालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा रही। 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आंकड़ा आया, जिसमें यह बताया गया कि भारत का स्थान 117 देशों में 102 रहा। नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति हमसे बेहतर रही।
एक तरफ जहां देश की अर्थव्यवस्था की गति धीमी होती जा रही थी, वहीं बीजेपी की आय में 81% की वृद्धि हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी की आय में 14% की गिरावट आई। छोटे राजनीतिक दल लगभग दिवालिया हो गए। रॉय लिखती हैं, इसी धनबल ने भाजपा को उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई और 2019 के आम चुनाव को फेरारी और कुछ पुरानी साइकिलों के बीच की दौड़ में बदल दिया। अरुंधति रॉय लिखती हैं कि जब मोदी ने दूसरे दफा प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब आरएसएस ने सभी संस्थाओं पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। मीडिया से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसीज तक सभी पर आरएसएस का कब्जा है। 400 से ज़्यादा दिन रात चलने वाला न्यूज चैनल और लाखों व्हाट्सएप ग्रुप और टिकटॉक वीडियोज इस देश के नागरिकों को उन्मादी और कट्टर बना रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी तथा कथित पिछड़े जातियों के बीच मौजूद जातिगत श्रेष्ठता पर प्रहार कर अपनी राजनीतिक पैठ मजबूत कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दलितों और पिछड़ी जातियों के बीच जातिगत हिंसा भी बढ़ रही थी। सितंबर 2019 में खुले में शौच से मुक्ति के लिए जब मोदी को गेट्स फाउंडेशन के तरफ से सम्मानित किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त 2 दलित बच्चों को पीट पीट कर मार दिया गया, क्योंकि वे लोग खुले में शौच करते हुए पाए गए थे। रॉय लिखती हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री को स्वच्छता के क्षेत्र में उनके काम के लिए सम्मानित किया जाता है, जबकि हजारों दलित आज भी सिर पर मैला ढोने का काम करते हैं। यह बेहद शर्मनाक है। अरुंधति रॉय मुस्लिम समुदाय की पॉलिटिकल और मीडिया रिप्रेजेंटेशन पर लिखती हैं, 2014 और 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने दिखा दिया कि वह मुस्लिम वोट के बिना भी संसद में भारी बहुमत हासिल कर सकती है। नतीजतन भारतीय मुसलमानों को प्रभावी रूप से मताधिकार से वंचित कर दिया गया है और वे सबसे कमजोर लोगों में से एक बनते जा रहे हैं। एक ऐसा समुदाय जिसके पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसकी कोई आवाज नहीं है। अघोषित सामाजिक बहिष्कार के विभिन्न रूप उन्हें आर्थिक सीढ़ी से नीचे धकेल रहे हैं और शारीरिक हिंसा की वजह से वह मुस्लिम बस्तियों में कैद हो रहे हैं। भारतीय मुसलमानों ने मुख्यधारा के मीडिया में भी अपनी जगह खो दी है। टेलीविजन शो में हम जो एकमात्र मुस्लिम आवाज़ें सुनते हैं और वे उन मौलानाओं की आवाज़ें हैं जो अपनी बयान से हालात पहले से भी बदतर बनाते जा रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लिए ध्वज के प्रति अपनी वफादारी को लगातार दोहराना और प्रदर्शित करने का दबाव है। द क्विंट के मुताबिक साल 2015 से 2019 के बीच 113 मौतें मॉब लिंचिंग की वजह से हुई हैं। तबरेज अंसारी का जिक्र करते हुए रॉय लिखती हैं कि हमारा समाज कितना सड़ चुका है। तबरेज अंसारी झारखंड के रहने वाले थे, जिन्हें उन्मादी भीड़ ने पोल से बांधकर इतना पीटा कि महज 1 हफ्ते के भीतर ही उनकी देहांत हो गई। उनसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस ने तबरेज अंसारी को ही गिरफ्तार कर लिया, जिनकी मौत 4 दिन बाद पुलिस कस्टडी में हो गई। मोहन भागवत का यह कहना है कि लिंचिंग वेस्टर्न कंसेप्ट है, उसे भारत से कोई लेना देना नहीं है। भारत को बदनाम करने के लिए ऐसे शब्द गढ़े जाते हैं। 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टेडियम अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों के मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। वहीं दूसरी तरफ 48 दिनों से कश्मीर में रह रहे भारतीय नागरिक घरों में कैद थे। उनके संचार के सभी साधन बंद कर दिए गए थे। मीडिया जब मोदी में हो चुका था, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा कश्मीरियों का हाल हम तक पहुंचाया गया। मसलन कश्मीर में सैनिकों ने कश्मीरियों के घरों में घुसकर उनके खाने की चीजों में खाद और किरोसिन मिला दिया। शॉटगन पैलेट्स के द्वारा घायल बच्चों का उपचार उनके घरों में ही किया जा रहा था, क्योंकि यदि वो हॉस्पिटल जाते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अरुंधति रॉय लिखती हैं, वे भारत का हिस्सा क्यों बनना चाहेंगे, किस सांसारिक कारण से? अगर वे आज़ादी चाहते हैं तो उन्हें आज़ादी मिलनी ही चाहिए। इसी लेख में अरुंधति रॉय असम में कराए गए एनआरसी का जिक्र करते हुए हमें असम के इतिहास से रूबरू कराती हैं। साल 1826 में
पहली एंग्लो बर्मीज वार के बाद बर्मा ने असम को ब्रिटिशर्स के हाथ में सौंप दिया। साल 1837 में अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाली को ऑफिशियल भाषा घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप असमीज और बंगाली भाषी लोगों के बीच तनाव बढ़ गया, क्योंकि प्रशासनिक और सरकारी सेवाओं में बंगाली भाषी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने की आशंका तेज हो गई थी। लेकिन साल 1870 में असमीज को भी ऑफिशियल भाषा का दर्जा दे दिया गया। 18वीं सदी के मध्य में ब्रिटिशर्स ने यह भांप लिया था कि असम की जलवायु चाय की खेती के लिए बिल्कुल मुफीद है। इसलिए सेंट्रल इंडिया से भारी मात्रा में लोगों को असम लाया गया ताकि चाय का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। 19वीं सदी के अंत तक जब टी इंडस्ट्री का विस्तार हुआ और ईस्ट बंगाल की जमीन बंजर होने लग गई, तो बंगाल के मुस्लिम किसानों को अंग्रेजों के द्वारा असम जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1930 आते आते असम की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल गई। इस बदलाव ने पैदा किया एक दूसरे के खिलाफ नफरत जो धर्म और संस्कृति की बुनियाद पर खड़ी थी। साल 1905 में बंगाल ने विभाजन देखा। इस विभाजन ने असम को ईस्ट बंगाल का हिस्सा बना दिया। इस विभाजन के साथ ही बंगाली मुस्लिम के माथे से माइग्रेंट का ठप्पा हट गया। लेकिन साल 1911 में एक बार फिर से बंगाल का विभाजन हुआ, जिसके तहत असम को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। एक बार फिर से बंगाली मुस्लिम के माथे पर माइग्रेंट का ठप्पा चस्पा दिया गया। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब बंगाली मुस्लिम्स ने असम में ही रहने का फैसला किया। 1970 के बाद असम में 1951 की एनआरसी को अपडेट करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी। समय के साथ यह मांग हिंसक होती चली गई, जिसका विभत्स मंजर हमें नेल्ली मैसेकर के रूप में देखने को मिला। 18 फरवरी 1983 को महज 6 घंटे के भीतर ही असम के नेली और आसपास के गांव में 2000 से ज़्यादा बंगाली मुस्लिम्स को मार दिया गया। इस घटना का अंजाम किसने दिया, यह अभी भी एक रहस्य है। यदि आप नेली मैसेकर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो YouTube पे मौजूद एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाकर देख सकते हैं। साल 1985 में इन्फिल्ट्रेशन की मसला को हल करने के लिए भारत सरकार और असम के स्टूडेंट लीडर्स के बीच एक समझौता हुआ, जिसे असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस एकॉर्ड में ये कहा गया कि वैसे लोग जो 24 मार्च 1971 के बाद असम आए हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। 24 मार्च 1971 का रेफरेंस इसलिए दिया गया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने सैन्य अभियान शुरू किया, जिससे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध का आरंभ हुआ और हजारों लोगों को भारत में शरण लेनी पड़ी। दिसंबर 2014 में जस्टिस गोगोई और रोहिंटन फली नरीमन की 2 जजों की बेंच ने साल भर के भीतर एनआरसी को अपडेट करने की बात कही। अंततः 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की अपडेटेड लिस्ट जारी की गई। इस अपडेटेड लिस्ट से 1.9 मिलियन लोगों का नाम हटा दिया गया। 1.9 मिलियन लोगों में से आधा से ज़्यादा लोग हिंदू थे। इससे हमें 2 बातें समझ में आती हैं कि इस देश की सरकार जो हमें चीख कर ये बता रही थी कि असम में कम से कम 5 मिलियन घुसपैठिए हैं, जिसे एनआरसी के बाद बाहर किया जाएगा, लेकिन सरकार की आंकड़ा 1.9 मिलियन तक ही सीमित हो जाती है। दूसरी बात कि इस लिस्ट से भारी मात्रा में हिंदुओं को भी बाहर किया गया, यानी घुसपैठिए सिर्फ मुस्लिम हैं, इस बात को भी इस लिस्ट के जरिए नकार दिया गया। जब भारी मात्रा में हिंदुओं का नाम गायब कर दिया गया, तब एनआरसी को दोबारा अपडेट करने की बात कही गई। अरुंधति रॉय लिखती हैं, ऑल इंडिया एनआरसी और सीएए का असली मकसद भारतीय मुस्लिम समुदाय, खासकर सबसे गरीब तबके को डराना, अस्थिर करना और कलंकित करना है। इसका मकसद एक स्त्रीकृत नागरिकता बनाना है, जिसमें नागरिकों के एक समूह के पास कोई अधिकार नहीं होगा और वे दूसरे समूह की दया या उनकी कृपा पर निर्भर रहेंगे। एक आधुनिक जाति व्यवस्था जो प्राचीन व्यवस्था के साथ साथ मौजूद रहेगी, जिसमें मुसलमान, नए, दलित होंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अरुंधति रॉय की सिर्फ 2 लेखों का जिक्र किया है। बाकी लेखों में अरुंधति रॉय यूएपीए, नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, जर्नलिस्टों के ऊपर हमला, आलोचकों के ऊपर हमला, मीडिया की चाटुकारिता जैसी मुद्दों पर
खुलकर लिखती हैं। अब इस सवाल का जवाब आप खुद सोचिए कि क्या इन मुद्दों के सहारे सरकार की आलोचना करना आतंकवाद का महिमा मंडन करना है? शुक्रिया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।